Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you the topic earthquakes from your class 8th NCERT science book. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अर्थक्वेक मतलब अगर हिंदी में कहें तो हम इसको कहते हैं भूकंप, यानी कि जब धरती अचानक से हिलने लगती है. बहुत सारे बच्चे जो है आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा. ठीक है, क्योंकि कई बार अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत तेज़ आता है कि हर कोई उसको फील कर सकता है, और कई बार ये बहुत ही स्लो होते हैं कि ये आते हैं और चले जाते हैं और पता भी नहीं लगता है. ठीक है, तो अर्थक्वेक के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक कैसे होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, और कहाँ कहाँ आ सकते हैं और हम अर्थक्वेक से बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर किए, जो कि एक वो भी नेचुरल क्लैमिटी है. और अर्थक्वेक भी एक नेचुरल क्लैमिटी है, मतलब अपने आप आता है. ये कोई किसी ने बनाया नहीं अर्थक्वेक, ये नेचर में अपने आप ही होता है, आता है. ठीक है, In class 7th you learned about cyclones. These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. तो क्योंकि ये जो इस तरह की क्लाइमेटी है, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये किसी एक इलाके, एक जगह तक सीमित नहीं रहते हैं. ये जब भी आते हैं जनरली एक लार्ज एरिया कवर करते हैं. ठीक है, पूरा एक जिला कवर कर सकते हैं, पूरा एक राज्य कवर कर सकते हैं, पूरा देश भी कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो एक काफ़ी मास स्केल पे ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक, फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. तो अच्छी बात यह है थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स के लिए कि इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट किया जा सकता है. थोड़ी बहुत गलती इसमें प्रिडिक्शन में होती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है सही प्रिडिक्ट किया जा सकता है. और पहले ही लोगों को सावधान और सचेत कर दिया जाता है. आपने न्यूज़ में सुना होगा कि समंदर में ऊंची लहरें उठने वाली हैं. सारे मछुआरों और नियर बाय लोगों को जो है अच्छी सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है. बाढ़ से पहले भी ऐसे ही होता है. तो कोई भी इस तरह की नेचुरल क्लैमिटी आती है तो उसका एक मौसम विभाग, वेदर रिपोर्ट्स आती हैं कि ये इतनी बारिश होने वाली है, टेम्परेचर रहने वाला है, तो ऑलरेडी दे हैव प्रिडिक्शंस. तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं. ठीक है, लेकिन द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडरस्टॉर्म डिप्लॉइंग इन सम एरिया. वेदर डिपार्टमेंट करता है, आपने न्यूज़ सबने सुना होगा. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. अगर जो है थंडरस्टॉर्म आता है, जैसे साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन बड़े बड़े तूफान होते हैं, उनको हम साइक्लोन कहते हैं. तो जब भी साइक्लोन्स आते हैं उसमें थंडरस्टॉर्म होते हैं, लाइटनिंग होती है साथ में. So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. तो क्योंकि मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, तो और कुछ हम सामने का मौसम देख के भी हमें प्रिडिक्शन लग जाता है कि नहीं बहुत भारी बारिश होने वाली है. सो वी टेक सेफ्टी मेजर्स कि हम जो है अपने लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा करके रखें. हम ऐसी जगहों पे ना जाएं, बाहर में ना जाएं जहां बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है. घर के अंदर रहें, नहीं ट्रैवल कम करें. तो या अगर हमें लगता है कि हमारा घर ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ की बाढ़ का पानी हमारे घर के अंदर घुस सकता है, सो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट जो है हम जो है अपने आप को सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं समय रहते. ठीक है, तो अर्थक्वेक में क्या है, अर्थक्वेक में भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब हम देखते हैं. ठीक है, देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली. तो बाढ़ और बारिश को तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिजली और बहुत ज़ोरों की बारिश को, लेकिन एक नेचुरल फिनोमिना है जिसका कि नाम है अर्थक्वेक. इसको हम अभी तक का जो भी हमारा साइंस एंड डेवलपमेंट में जो भी हुआ है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे आने वाला है 1 दिन बाद या 1 घंटे में, या मतलब कब आएगा किसी को नहीं पता, कहीं भी आ सकता है. ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं. हमारे पास अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम अर्थक्वेक को भी प्रिडिक्ट कर पाएँ. ठीक है, इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल पे ये जो है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है. क्योंकि जब भूकंप आता है तो सब कुछ हिलने लगता है, तो जितनी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, वो गिर जाते हैं, तो प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है. और कई बार क्या होता है कि जब घर गिरते हैं तो बहुत सारे लोग उसके नीचे दब जाते हैं
और दब के मर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से कहा गया है कि इट कॉजेज अ ह्यूज लॉस ऑफ टू डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड द ह्यूमन लाइफ। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdhar towns on northern Kashmir। तो नदन कश्मीर में 2005 में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, ठीक है। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो 26 जो जनवरी को 2001 में भुज डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ही भयंकर जो है वो अर्थक्वेक आया था। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी 15.5। Ask your parents about the huge damage of life and property caused by these earthquakes. Collect a few pictures showing the damage. तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो अगर आपने कभी भूकंप नहीं देखा है, नहीं एक्सपीरियंस किया, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने ज़रूर से कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया हो कि एग्जैक्टली वो क्या सिचुएशन होती है, क्या उस समय का माहौल होता है जब अर्थक्वेक आता है। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख सकते हो जो कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अर्थक्वेक में आप देख सकते हो कैसे बिल्डिंग सारी हिल गई हैं, गिर गई हैं, और इस बिल्डिंग के मलबे में जो ये बिल्डिंग का गिरा रहता है ना हिस्सा, इसके अंदर कई लोग दब जाते हैं जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। तो अर्थक्वेक जो है जब भी आते हैं तो ये काफ़ी बड़ी स्केल पे भी आ सकते हैं, कभी कभी छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो क्या है ये फिनोमिना, क्यों आती है, इसके बारे में अभी बहुत हद तक जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक होते हैं और ये आते हैं। तो caused by these earthquakes from newspaper and magazine to those days, prepare a short report on suffering of the people during and after the earthquake। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को सफ़र करना पड़ता है अर्थक्वेक से, क्योंकि इसका कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है। जैसे अभी अर्थक्वेक आया, सब लोग बाहर निकल गए, कुछ लोगों का घर गिर गया, लेकिन अभी दोबारा से फिर से अर्थक्वेक आ सकता है 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या नहीं भी आ सकता है। तो तभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि अब आ गया तो चलो अब नहीं आएगा, नो, अभी भी कभी भी आ सकता है। तो ये कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है जो लोग अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक एग्जैक्टली होता क्या है? हाउ डू वी डिफाइन द अर्थक्वेक? व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स? What can we do to minimize its effects? These are some of the questions which we shall discuss below. तो earthquake क्या है, क्या क्या होता है अर्थक्वेक के टाइम पे, ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट्स को, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम कम से कम अर्थक्वेक अगर आ भी जाए तो हम कैसे इसके नुकसान को कम से कम करें, क्या मेजर्स लें, ठीक है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time। यानी earthquake जो है धरती के हिलने को, जो ज़मीन है वो, मैंने अर्थक्वेक जो है एक बार एक्सपीरियंस किया है कि जो धरती है वो बिल्कुल ऐसे हिलने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे आपको चक्कर आ रहा है, लेकिन जब आप अगल बगल की चीज़ें देखोगे तो वो भी थोड़ी थोड़ी हिल रही होती है, एक झंझनाहट सी उसके अंदर आ गई होती है, और ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, मतलब हार्डली 10 सेकेंड्स आप अगर कह सकते हो तो, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। और ये होता कैसे है? अर्थ के अंदर, जो हमारी अर्थ बनी रहती है, अर्थ क्रस्ट, उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ऊपर से हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अर्थ के अंदर, अर्थ बहुत सारी प्लेट से मिलके बनी है, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें, चट्टानें हैं, तो वो धीरे 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 मूव करती हैं, और कभी कोई चट्टान ज़्यादा तेज़ी से मूव कर जाती है तो उसका मैग्नीट्यूड ऊपर तक आता है, तो उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक हमेशा होता रहता है पूरे धरती में, क्योंकि ये प्लेट्स अंदर से, ऊपर से तो हमें लगता है कि पृथ्वी हिल नहीं रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से ये हमेशा हिलती रहती है, ठीक है। लेकिन कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलने से ये हमें अर्थक्वेक के फॉर्म में दिखती है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक तो फ्रीक्वेंट कम है, मतलब कि जैसे कि अर्थक्वेक की स्केल है, रिक्टर स्केल होती है जिसके ऊपर कि हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापते हैं कि अर्थक्वेक कितनी भयंकर थी। तो जो बहुत भयंकर वाली अर्थक्वेक होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब वो कम ही आते हैं, ठीक है।
दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। तो जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स हैं वो कम आते हैं, और लेकिन वो जब भी आते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान करते हैं, ब्रिजेस को, डैम्स को, लोगों को, ठीक है। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। तो अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो नदी जिस ज़मीन पे बह रही है उसमें भी बाढ़ आ सकती है अर्थक्वेक की वजह से। लैंडस्लाइड्स, जो पहाड़ हैं, पहाड़ गिर सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। सुनामी, जो समंदर है उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तो उसकी वजह से जो नियर बाय एरियाज़ हैं समंदर के किनारे के, उनमें सुनामी आ सकती है। अगर अर्थक्वेक समंदर के अंदर आ जाए तो समंदर का पानी बाहर आने लगेगा, तो उसकी वजह से सुनामी आ सकती है। A major tsunami occurred in Indian Ocean on 26th December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered huge loss. तो इंडिया में भी 26 दिसंबर 2004 को बहुत बड़ी सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, और उससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। खासकर तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ, बहुत ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी दोनों का ही बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, ठीक है। एक्टिविटी 15.6 हम देखते हैं। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया। एक वर्ल्ड का मैप ले लीजिए, उसमें ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है उसको मार्क करिए। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज। तो और जो कंट्रीज़ इंडियन ओशन के अगल बगल हैं जिनमें कि सुनामी आती रहती है, उनको भी आप मार्क करिए। कलेक्ट अकाउंट्स of the devastation caused by the tsunami in India from your parents or other elders in the family or in the neighborhood। तो आप जो है इसके ऊपर इकट्ठा करिए। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि 2004 में जो सुनामी आई थी उससे क्या क्या नुकसान हुआ था, कितने लोग सफ़र किए थे, तो इससे आप मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूंगी कि अर्थक्वेक धरती के हिलने को कहते हैं, सुनामी कहते हैं कि जब समंदर के अंदर अर्थक्वेक आता है। लेकिन ये सब बातें जो है सुनने में तो बहुत इजी लगती हैं, लेकिन जो इनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, दे आर डिवास्टिंग, बहुत ही ज़्यादा भयंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों को मार के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, और लाइफ वापस से वैसी होने में सालों लग जाते हैं, शायद कभी भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सेम सेट ऑफ पीपल तो उस चीज़ को कभी भुला ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है हैपोजेट सिचुएशन होती है उस समय में। तो आप जो है इसको एनालाइज करिए। अब बूझो क्या कह रहा है, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अब बूझो जानना चाहता है कि भाई अर्थक्वेक, हमने जान लिया कि अर्थक्वेक क्या है, लेकिन अर्थक्वेक होता क्यों है, क्या कारण है उसके पीछे, कहाँ से आ गया ये अर्थक्वेक। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल, एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स it to the other horn and earthquake takes place. How could it be true? अब बूझो कह रहा है कि मैंने तो अपनी दादी माँ से सुना था कि जो पृथ्वी है वो एक बुल के हॉर्न पे, बुल की सींग पे जो है वो टिकी हुई है, और जब बुल जो है एक सींग से दूसरी सींग पे जो है अर्थ को घुमाता है तो जो है पृथ्वी हिल जाती है और उसी से अर्थक्वेक आता है। तो ये क्या ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। ये सिर्फ कहानी किस्सों में जो है ये पॉपुलर है ये सब चीज़ें, बट ये ट्रू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो है एक प्लैनेट है, हमारे पूरी गैलेक्सी में एक प्लैनेट है अर्थ, और ये किसी बुल के हॉर्न पे नहीं सिचुएटेड है, ये अपने आप ही राउंड घूमती है, सन का चक्कर लगाती है, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो बहुत पुराने समय में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो लोगों को अर्थक्वेक के बारे में उतना पता नहीं था। अब तो जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी है, लेकिन अब क्या है, इंफॉर्मेशन का भी बहुत ज़्यादा इधर से उधर जो चीज़ें हैं बहुत इजीली अवेलेबल हैं। जैसे अभी आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो पहले के ज़माने में इतना सब कुछ कहाँ कम्युनिकेशन होता था, जो भी आपके पास होता था किताबों और न्यूज़पेपर से होता था, उनका भी एक्सेस सारे लोगों के पास नहीं था। तो सोचिए कि एक आदमी ने बोला, दूसरे आदमी ने सुना, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन बस पास होती थी। तो उसको वैलिडेट करने के लिए, उसकी सच्चाई जानने के लिए सामने वाले के पास कोई तरीका नहीं होता था, और केवल एक ही चीज़ होती थी, उसके ऊपर विश्वास करना, ठीक है। Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Bujo's grandmother.
तो उनके पास क्योंकि कोई रीज़न नहीं होता था तो वो अपने से इस तरीके के मिथिकल रीजंस बना लेते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कुछ। लेकिन हर किसी के मन में एक रीज़न तलाशने की क्यूरियोसिटी होती है, तो वो क्यूरियोसिटी को वो इस तरह की कहानियाँ बना करके शांत कर लेते थे। तो ये कहानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होती रहती थी, तो धीरे धीरे लोग इसके ऊपर बिलीव करने लगते थे। बट ये सच नहीं है, ठीक है। सिमिलर मिथ्स वर प्रेवलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और केवल इंडिया में ही नहीं, ऐसा सब जगह होता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। तो ह्यूमन का नेचर हर जगह लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग ही इस तरह की बातें करते हैं और फॉरेन के लोग जो है बहुत ज़्यादा साइंस और एडवांस बातें करते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं। ये दंत कथाएं हर जगह ही पॉपुलर है, ठीक है। अब पहेली क्या कह रही है, What could cause a disturbance inside the earth? Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. तो अब हमको पता है कि ये जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि अर्थ का एक जो है ये क्रॉस सेक्शन जो है काट के दिया है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो सबसे अंदर होता है वो है इनर कोर, ठीक है। इनर कोर, अर्थ का बिल्कुल इनर कोर, फिर उसके ऊपर है आउटर कोर, और फिर उसके बाद मेंटल, और उसके ऊपर क्रस्ट। तो हम जो है क्रस्ट के ऊपरी हिस्सा हम लोगों को दिखता है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है इसके अंदर जो है जब चट्टानें इधर से उधर खिसकती हैं तो जो है इसी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट जिसको कह रहे हैं वो कोई सिंगल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वो भी बहुत सारी चट्टानों से मिलके बना है। ये फोटो में आपको छोटा सा पतला सा लेयर दिख रहा है क्रस्ट, बट ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और हर फ्रेगमेंट को एक हम प्लेट के नाम से जानते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, और ये प्लेट्स हमेशा मोशन में है, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं चलती, बहुत धीमी धीमी गति से चलती हैं, ठीक है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, जब वो एक दूसरे के ऊपर से खिसकती हैं, जैसे ये दो चट्टानें ऐसे पड़ी हुई हैं, धीरे 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 चल रही हैं, लेकिन कभी वो जल्दी से खिसक जाती हैं, तो इसी की वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। जैसे ये आप प्लेट्स देख सकते हैं, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ठीक है। ये सारी प्लेट्स हैं और इसी से मिलकर के अर्थ का ऊपरी हिस्सा बना है, जिसको कि हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट से जब टकराती है तो वो ऐसे उनका सामना होता है, ठीक है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है जिसी को हम कहते हैं क्या, अर्थक्वेक। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं अर्थ की प्लेट्स जब मूव कर रही होती हैं तो कोलिजन होता है और इसी डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। इफ साइंटिस्ट नो so much about earthquakes, can they also predict when and where the next one will strike? बूझो कह रहा है कि अगर साइंटिस्ट इतना ही जान रहे हैं अर्थक्वेक की प्लेट्स कैसे होती हैं, कैसे ओरिजिनेट होती हैं अर्थक्वेक, तो क्या साइंटिस्ट इसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है? बूझो ये जानना चाहता है, ठीक है। तो although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. कि अब हम भले ही जानते हैं कि अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होती हैं, क्या उसके पीछे कारण है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, लेकिन अभी भी हम बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि कब और कहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। अभी तक हमारे पास वैसी साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई इंस्ट्रूमेंट हमने नहीं डेवलप किया है जो ये प्रिडिक्ट कर दे कि यहाँ पे इस टाइम अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। अब पहेली क्या कहती है, I remember somewhere that underground explosions could also cause the tremors. तो पहेली ने कहा है कि अगर धरती के अंदर काफ़ी अगर आप एक्सप्लोजन करें, बम फोड़े, तो उससे भी धरती हिलती है, उससे भी प्लेट्स हिल सकती हैं। यस, हिल सकती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि परमाणु बम का परीक्षण करने से या हाइड्रोजन बम का जो टेस्टिंग होती है वो करने से भी
भूकंप की तरह ही झटके महसूस किए जाते हैं। अगर बहुत हाई पावर का एक्सप्लोजन किया जाए तो भी अर्थ की प्लेट्स में ट्रिमर्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, ठीक है। ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट, जब ज्वालामुखी फटता है, काफ़ी तेजी से फटता है, तो उससे भी झटके आ सकते हैं, ठीक है। और अ मेटेरोर हिट्स द अर्थ, आसमान से अंतरिक्ष कई बार मेटेरोर जो है वो अर्थ की ग्रेविटी में आ जाते हैं और वो धरती पे गिरते हैं, तो उससे भी अर्थ में एक कंपन महसूस होती है। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या ज़मीन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, तो उससे भी बिल्कुल अर्थक्वेक लाइक झटके आपको महसूस हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट, लेकिन ज़्यादातर जो अर्थक्वेक, जिसको हम अर्थक्वेक कह रहे हैं, वो तो ज़्यादातर अर्थ की अंदर की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, उसी की वजह से आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सेप्शंस हैं, बट अर्थक्वेक्स जो रियल में होती हैं वो प्लेट्स के खिसकने से ही होती हैं। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स and the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur। तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो क्यों होते हैं? प्लेट्स के खिसकने के। तो जो बाउंड्री, जहाँ पे उन प्लेट्स की बाउंड्री, जैसे ये प्लेट है एक, ये एक प्लेट है, तो इनकी जो बाउंड्री है, ठीक है, वहीं पे मूवमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो प्लेट्स जो होती हैं वो रेड एरिया होती हैं कि वहीं पे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। Since the earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur। The weak zones are also known as seismic or fault zone। तो इन्हीं weak zone को क्या कहते हैं? seismic zone या फॉल्ट जोन। तो वो एरिया जो इस तरह की प्लेट्स के किनारे में आप पड़ते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है, वो उनको हम सिस्मिक प्लेट्स कहते हैं या फॉल्ट जोन्स कहते हैं। इन इंडिया एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, इस तरह के जो एरिया है वो कौन से हैं? कश्मीर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज है, ठीक है। द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, आपने कई बार सुना होगा, उधर पे काफ़ी भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, कच्छ जो राजस्थान में है, वहाँ पे भी काफ़ी भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। रन ऑफ कच्छ राजस्थान एंड द इंडो गैंजेटिक प्लेन, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जो यूपी का जो हिस्सा है जहाँ पे गंगा नदी बहती है, वो प्लेन्स भी जो है भूकंप प्रोन है, ठीक है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। तो ये आप फिगर में आप देख सकते हो कहाँ पे है। तो ज़्यादातर जो एरिया है वो हिमालय से लगते हुए ही हैं, ज़्यादातर जो भूकंप के लिए जो प्रोन एरिया है हिमालय से लगते हुए हैं, ठीक है। जो आप डॉट डॉट देख सकते हैं ब्लैक कलर के, वो सारे प्रोन जो है वो भूकंप के लिए प्रोन एरिया है। जैसे कि ये सारा एरिया भूकंप के लिए है, ये सारा एरिया है, ठीक है, ये सारा एरिया है, ये भूकंप के लिए ज़्यादा प्रोन एरिया है। फाइन, अब हम देखेंगे The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called the Richter scale। जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, उसका जो पावर है, मतलब कितना तेज भूकंप आया, कितना हल्का आया, इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए एक पावर है। जैसे हम दूध खरीदते हैं तो लीटर में खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं तो केजी में खरीदते हैं, तो एक मैग्नीट्यूड होता है ना, वैसे ही अर्थक्वेक को नापने के लिए एक स्केल बनी है जिसको कि हम कहते हैं रिक्टर स्केल, RICHTER, रिक्टर स्केल। Really destructive earthquakes have magnitudes higher than 7 on the Richter scale। जो बहुत ज़्यादा भयंकर earthquakes आते हैं उनका जनरली 6 या आप कह सकते हैं 7 के ऊपर, 7 या 7 के ऊपर से जो भूकंप रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। भुज और कश्मीर में जो भूकंप आए थे उनका मैग्नीट्यूड 7.5 से ज़्यादा था। सोच लीजिए कितना भयंकर अर्थक्वेक आया होगा उस टाइम, ठीक है। अब हम एक समझेंगे एक मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली अर्थक्वेक्स को कैसे हम जो है नापते हैं और कैसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। द ट्रीमर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो झटके हैं वो क्या करते हैं? वेव प्रोड्यूस करते हैं, एक जैसे वेव ऐसे ऐसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जो भी झटके आते हैं उससे एक वेव, तरंगे निकलती हैं इस तरीके से, ठीक है। द ट्रीमर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड द सिस्मिक वेव्स। और इन वेव्स को क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव्स।
द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, और यही वेव्स को रिकॉर्ड करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम भूकंप को नाप सकते हैं उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन द ट्रिमर्स अकर। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ये पेंडुलम है, जब भी भूकंप आता है तो ये पेंडुलम जो है हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स अकर। अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। तो इस पेंडुलम के ऊपर एक पेन लगा हुआ है, ठीक है, और जैसे ही भूकंप आता है तो ये पेन जो है इस तरीके से हिलता है और उसके नीचे एक पेपर रखा हुआ है। तो जितना तेज भूकंप आएगा, जैसे थोड़ा भूकंप आया तो पेन ऐसे 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 करेगा, ठीक है, और ज़्यादा तेज आया तो पेन ऐसे 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 ऐसे। तो वो पेन के जो पेपर है उसके चारों तरफ जो है वो रीडिंग्स लिखी हुई है, तो उसी से हमें पता चलता है कि भूकंप का मैग्नीट्यूड कितना था, ठीक है। ए पेन इज अटैच्ड टू द move under it. By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake as shown in figure 15.14. They can also estimate its power to कॉज डिस्ट्रक्शन। तो इसी से हमको पता चलता है कि कितने पावर का अर्थक्वेक आया है। तो ये है एक फिगर सिस्मोग्राफ की, आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छे से दिखा रहा है, ठीक है। तो अर्थक्वेक का एक एपिसेंटर होता है, मतलब एपिसेंटर वो सेंटर होता है जहाँ से अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में कि अर्थक्वेक का जो है एपिसेंटर, मतलब अर्थक्वेक कहाँ कहाँ की चट्टानें हिली हैं। तो अर्थक्वेक में एक जगह चट्टानें हिलती हैं, लेकिन उसका जो है इफेक्ट है वो धीरे 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 ट्रांसफ़र होकर काफ़ी दूर तक जाता है अर्थ में, ठीक है। तो भूकंप का केंद्र कहीं और होता है जिसको हम एपिसेंटर कह रहे हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो आफ्टर इफेक्ट बहुत दूर दूसरे देशों तक भी जा सकता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एपिसेंटर। और सिस्मिक वेव्स को नाप के हम पता कर सकते हैं कि जो है कितने मैग्नीट्यूड का वेव अर्थक्वेक आया है। लाइक मेनी अदर स्केल्स इन साइंस, डेसिबल इज अनदर एग्जाम्पल। रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर, ठीक है, ये एक लीनियर स्केल नहीं है। दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी टू एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। मतलब ये लीनियर नहीं है, का कहने का मतलब ये नहीं कि जैसे कि अगर कोई 6 मैग्नीट्यूड का अगर आया है अर्थक्वेक तो वो 4 वाले से इतना कम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कोई मतलब लीनियर नहीं है कि वो इसका 1/4 है तो मतलब 1/4 ही हिला होगा, ये कोई लीनियर स्केल नहीं है। मतलब कि जैसे आप हिसाब किताब रखने की बात कर रहे हो ना, उस तरह से इसमें आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। In fact, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive। तो समझ लीजिए कि केवल 2 स्केल, जैसे कहीं पे 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और कहीं पे 6 का आया, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि जो डिस्ट्रक्शन है, जो नुकसान है वो केवल 2 बार बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जबकि 2 ही बार बढ़ा है लेकिन उससे नुकसान 1000 गुना ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू 4 वाले स्केल का। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये स्केल जो है लीनियर, आप लीनियर स्केल की तरह नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। चीज़ें कई गुना बढ़ जाती हैं थोड़े से चेंज की वजह से, ठीक है। देयरफॉर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज़ 1000 times more destructive energy than earthquake of magnitude 4। होप करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि कब आ रही है, हम इसको रोक नहीं सकते, तो हम कर क्या सकते हैं अर्थक्वेक आने पे, ठीक है। We know from the earlier pages that earthquakes cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. तो हमें कुछ बहुत ज़रूरी उपाय करने तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो पहले से ही क्यों ना हम प्रिकॉशनरी एक्शन लें कि कभी अर्थक्वेक आए तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान न झेलना पड़े, ठीक है। People living in seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared। जो वो लोग जो कि सिस्मिक जोन में ही रहते हैं, उनके घर मकान और उनका देश सिस्मिक जोन में ही है, तो उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इस तरह के बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत है कि भूकंप आए तो
उनके ऊपर भी गिरे तो वो मरे नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दीज जोन शुड बी सो डिज़ाइन दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रीमर्स। इस तरह की बिल्डिंग्स बनाए जो कि भूकंप आने पे ज़्यादा हिले ना या गिरे ना, मजबूत हो ज़्यादा। मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो आजकल की जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या किसी का अपना भी घर बन रहा है, तो वो इस तरीके से उसकी नींव डालते हैं, इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं कि भूकंप आए तो भी घर ज़्यादा हिले ना, या हिले भी तो उतने तरीके से गिरे ना पूरी तरीके से, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो डैट इट इज़ क्विक सेफ। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जो बिल्डिंग बने वो सिंपल हो ताकि वो अर्थक्वेक से जो है बचाव रोधी, अर्थक्वेक सेफ हो, ठीक है। क्विक सेफ इसको कहते हैं। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। इस तरह की कंसल्टेशन ली जाती है जब भी हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं। इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, जैसे आपने जापान देखा होगा, मलेशिया की कुछ जगह देखी होंगी, वहाँ हमेशा भूकंप का ही आप सुनते रहते हैं। तो वहाँ के लोग इस तरह की बिल्डिंग्स, इस तरह का घर बनाते हैं कि उनके यहाँ तो हमेशा हर दूसरे दिन ही भूकंप आता रहता है। तो इस तरह की बिल्डिंग्स मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि लाइट वेट हो, ठीक है। और रूफ खासकर वो लाइट रखते हैं ताकि अगर भूकंप आ भी जाए, गिर भी जाए तो चोट ना लगे, ठीक है। इट इज़ बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स टू द वॉल्स सो डैट दे डू नॉट फॉल ईजिली। तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जो अलमीरा है वो जो है दीवार के साथ फिक्स हो, ठीक है, दीवार के साथ चिपकी हुई हो एकदम, मतलब उसी के साथ अटैच्ड हो, ताकि जैसे भूकंप आए हिले तो अलमारी आपके ऊपर ना आके गिर जाए। अगर दीवार में के अंदर फिट है अलमारी तो वो नहीं गिरेगी, लेकिन अगर दीवार में फिट नहीं है, केवल दीवार के सहारे रखी हुई है, तो भूकंप में वो गिर सकती है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा सो डैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल। तो इस तरीके से रखिए आप सामान। जहाँ पे बहुत प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग इस सब का भी टेक केयर करते हैं कि अगर बाय द वे कभी भूकंप आ जाए तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई करंट ना लग जाए, किसी के ऊपर फोटो फ्रेम ना गिर जाए। तो इस तरह की चीज़ों का भी वो लोग बहुत टेक केयर करते हैं। सिंस some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have firefighting equipments in working order. तो कई बार क्या अर्थक्वेक के आने से बिजली के तार इधर उधर हो जाते हैं, या कोई गैस पे खाना बना रहा हो तो वो भी हिल सकता है, ज़्यादा तगड़ा भूकंप आए तो आग लगने का डर रहता है, खासकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। तो वहाँ पे क्या फायर सेफ्टी के पूरे इंतज़ाम होने चाहिए जो कि काम करते हुए हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक अर्थ क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस। तो सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है रुड़की में जो बिल्डिंग्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्होंने कुछ जो है डूज एंड डोंट्स बनाए हैं, ठीक है। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो अर्थक्वेक मान लीजिए आ गया तो आप अपने बचाव के लिए क्या क्या करने चाहिए आपको। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर के अंदर हैं और भूकंप आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। एक टेबल को छिपा लीजिए, क्योंकि अगर टेबल के अंदर रहेंगे तो कुछ भी गिरेगा तो टेबल के ऊपर गिरेगा, आपके सर पे नहीं गिरेगा, है ना। तो ये आपका एक अच्छा स्टेप है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। जो टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अगल बगल मत खड़े हुई, वो आपके ऊपर गिर सकते हैं, जैसे फ़ैन है या कोई और हैवी अलमीरा है वो आपके ऊपर गिर सकती है। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। अगर आप बिस्तर पे, क्योंकि भूकंप तो बिल्कुल अचानक से ही आ जाता है ना, अगर आप सो रहे हो अचानक से आ गया तो उठ के भागिए मत, आप अपने आप को मैट्रेस या पिलो के नीचे कर लीजिए ताकि आप अपना हेड बचा सकें, ठीक है। इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप घर के बाहर हैं तो क्या करना चाहिए। फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है। तो आप अगर बाहर हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पेड़ और बिजली के खंभों के जो तारें होती हैं वहाँ पे मत खड़े होइए। कई बार हम तो सोचते हैं हम तो ओपन में खड़े हैं, लेकिन हम देखते ही नहीं कि हमारे ऊपर जो है
बिजली का खंभा, उसके तारे गुजर रही हैं, वो भी गिर सकते हैं आपके ऊपर, इसलिए वहाँ से आप खड़े रहिए दूर, ठीक है। इफ़ यू आर इन ए कार और ए बस, डू नॉट कम आउट। अगर आप किसी कार में हैं, बस में हैं, तो बाहर मत निकलिए, बस रुक जाइए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्टॉप। बाहर तब तक निकलिए मत जब तक कि भूकंप के झटके आने बंद ना हो जाए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें अर्थक्वेक के आने के समय में। आपको होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है और कैसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस रख सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में वो है कि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए और बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। कई बार हम आउट ऑफ पैनिक गलत स्टेप उठा लेते हैं जो कि उस समय रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।